अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वसीम हाशमी कैमरा मैन इरफान के साथ आज हम पाकिस्तान के दो बहुत ज़बरदस्त पुरफ़दा मकामात की सैर करवा रहे हैं आपको। उनमें एक तो बहुत मशहूर है कलर कहार और दूसरा कलर कहार से 17 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है करोली। बड़ा तारीख़ी मकाम है और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको जितने भी मशहूर मकामात हैं उनकी आपको सैर करवाई जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीम हाशमी कैमरा मैन इरफान के साथ मौजूद है कलर कहार से 17 किलोमीटर के फासले पे गांव है करोली पीरांवाली। बड़ा तारीख़ी गांव है। इस गांव ने बड़े बड़े अजीम सपूतों को जन्म दिया है जिनके नामे नामी मैं इसमें ग्रामी अभी लेना चाहता हूँ। पीर वकार शाह साहब समाजी और सियासी शख्सियत हैं। पीर हमीदुल्लाह हाशमी 2 मरतबा तमगा हुस्न कारकर्दगी हुकूमत पाकिस्तान से उनको नवाजा गया है। कर्नल अमीर अली शाह साहब हैं स्वीडन के में, वो पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं, अपने फ़राइज़ वहाँ पर सर अंजाम दे चुके हैं। करोली पीरांवाली में जो बिजली दी है नईम शाह साहब ने, तो इस लिहाज से बड़ी ज़रखेज़ धरती है करोली पीरांवाली। और यहाँ पर कुदरती चश्मे भी हैं, यहाँ पर मेहमान खाना बहुत खूबसूरत है और इसके अलावा यहाँ पर इतने औलिया कराम का गुज़र हुआ, उनकी चिल्लागाहें वहाँ पर मौजूद हैं। आज इस गाँव की मैं आपको सैर करवाता हूँ। सीमेंट फैक्ट्री तक सड़क बड़ी अच्छी है, थोड़ी सी ये जो सड़क 4-5 किलोमीटर सड़क है काफ़ी ख़राब है। तो मैं दुआ गो हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो इंशाअल्लाह ये सड़क भी वैसी ही मिले जिस तरह बाकी सड़कें बनी हुई हैं। आइए आपको सैर करवाते हैं करोली पीरांवाली की। करोली में दाखिल होते ही सबसे पहले यहाँ पर एक इनका जो तारीख़ी कब्रस्तान है वो आता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये बुज़ुर्गान दीन औलिया की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है आज करोली पीरांवाली का। सरसब्ज़ वादियों में घिरा हुआ ये खूबसूरत गांव। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, वन पाकिस्तान की टीम, कैमरा मैन इरफान। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ साकिब शाह साहब के पास। साकिब शाह यहाँ पर करोली यूनियन की एक जो कमेटी है रफ़ायामा के लिए काम करती है, उनके प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम अस्सलाम। साकिब भाई, जब हम गांव में दाखिल हुए तो सबसे पहले आप अपनी ज़ुबान में इसको रेडी कहते हैं, जो इब्तदाई वहाँ पर काफ़ी मैंने देखा कूड़ा करकट है। ये सेकंड टाइम, यानी कि पहले इतना नहीं था, इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह जो उनसे हम लोग खुद ही हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि म्यूनसिपैलिटी आके चकवाल से आके एरिया साफ़ करे। अब जैसे मेरा घर है उसको सामने मैंने खुद को साफ़ करना है। आप किसी से फेवर एक दफ़ा ले सकते हैं, 2 दफ़ा ले सकते हैं, ताहयात आपको कोई फेवर नहीं देता। ठीक है, जब तक आप अपनी चीज़ का ख्याल खुद नहीं करेंगे ना, कोई दूसरा नहीं करेगा आके। ठीक है, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो लोग हेल्प करने को भी आते हैं, लेकिन हेल्प तभी होती है जब वहाँ पे काम होता हुआ नज़र आता है। साकिब भाई, मैंने ये देखा जितने भी मैं आवाम से यहाँ पे मिला हूँ सारे डिपेंड करते हैं पीर वकार शाह पे। अब हर काम पीर वकार शाह नहीं करना है यहाँ पे आके। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं करना तो हमें भी चाहिए, लेकिन डिपेंड इस वजह से करते हैं कि वो एक तो पॉलिटिकली हमारे बड़े हैं इस गांव के और एरिया के भी हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा ओहदा भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ जब एक आदमी के पास ले जाते हैं ना तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। पहले आपको खुद करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप काम करते हैं ना, ठीक है, और आप कहीं पे जाके स्टक हो जाते हैं, फिर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो आदमी आपके पास अवेलेबल होता है। अब हमारी जो करोली यूनियन है, हम लोगों ने 3-4 लोगों से ये काम शुरू किया। ठीक है, आहिस्ता 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 करके हमने नालियाँ भी खुद साफ़ की, क्योंकि हमारा अपना घर है। ये करोली को हम खुद साफ़ रखेंगे तो हमारा इमेज बेहतर होगा कि लोग समझेंगे कि वाकई यहाँ पे कोई इंसान रहते हैं। लेकिन अगर आप जैसे बाहर से आपने कहा यार यहाँ पे मैं 1 साल पहले आया था, ये जगह साफ़ थी, आज गंद है, क्योंकि गंद भी तो हमने खुद ही डाला है, आपने तो आके डाला नहीं। हमारी यूनियन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अपने गांव के रफ़ायामा में काम करें, लेकिन इसका भी उल्टा इमेज हो जाता है। अब ऐसे हो जाता है उल्टा इमेज कि अगर आपने एक दफ़ा नालियाँ साफ़ कर दी, आपने गलियाँ साफ़ कर दी, आपने ग्राउंड साफ़ कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, और लोग जो कहते हैं टोटल डिपेंड आप पे करना शुरू कर देते हैं कि यार ये वाला काम भी कमेटी करे, ये भी कमेटी करे, ये भी कमेटी करे, और फिर बाद में अगेंस्ट भी कमेटी के ही हो जाते हैं कि यार उन्होंने फलाना काम नहीं किया, फलाना काम नहीं। अब देखिए, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। वही मतलब कि हर बंदा आप पे डिपेंड करेगा, पीर वकार पे डिपेंड करेगा। मैं कल जा रहा था जी चश्मे पे, कुदरती चश्मे जिसको आप मादरी ज़बान में चोआ कहते हैं। चोए पे जाने के लिए जब हमने स्टार्ट किया तो उसकी इब्तदा को देख कर हम वापस आ गए।
آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کا جو گھروں کا گند ہے وہ بھی وہیں پہ جا رہا ہے. یہ قدرت کی طرف سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے, اس کی بھی یہاں کے جو مقامی افراد ہیں قدر نہیں کر رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے وسیم بھائی کہ یہ جو چوہا ہے یہ ہمارے گاؤں کی بیس ہے. یہ وہ والا سورس آف جسے کہتے ہیں سورس تھا ہمارے پاس پانی کا جب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. اب ہمارے پاس پیسے بھی آ گئے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے بور بھی کرانا شروع کر دیے, کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیولپمنٹ بھی ہوئی, پہلے واٹر سپلائی چلتی رہی, ٹھیک ہے, ہم نے ٹوٹلی اس کو اگنور کر دیا, ہم اپنے پاسٹ کو بھول گئے ہیں. ہم لوگوں نے پرسنلی 3 سے 4 دفعہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ آؤٹ آف ریچ ہے چیز. لیکن وہ انشاءاللہ ہمارے پروجیکٹ کا حصہ ہے, ہم وہ کام کر رہے ہیں. بس امید ہے کہ اگلے 2-3 ماہ میں آپ کو وہ ایریا کلیئر نظر آئے گا, کیونکہ ہم کسی جگہ پہ اسٹک ہوئے ہیں. اب وہ ہمارے کچھ باتیں چل رہی ہیں ان لوگوں کے ساتھ, لیکن انشاءاللہ ہمارا بہت جو ابھی سے پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ ہم نے اپنے اسکول کو ہائی کروانا ہے. اس کے لیے ہم نے پی صاحب سے سپورٹ کی ہے, اور وہ پی صاحب نے ہمارے سے اپلیکیشن لے لی, اور انشاءاللہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. پھر آپ جس ریاڑی میں آپ کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم نے اس کو کنکریٹ کرنا ہے, اور جو چوہے والا ایریا ہے اس کے اندر انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ ہم نے ہمارا ارادہ ہے کہ اچھی سی واٹر فال ہم نے بنانی ہے اپنی مدد آپ کے تحت, ٹھیک ہے, تاکہ جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں تو آپ پوچھیں گے مجھ سے آ کے کہ یہ کیسے بنا. مجھے دعوت دیں گے انشاءاللہ, پھر میں واپس آؤں گا اور اس کو دوبارہ سے ریکارڈ کروں گا. ناظرین, وہ میں چشمہ اس لیے نہیں دکھا رہا کہ کافی برسات کی وجہ سے ارد گرد کافی گھاس بڑھ چکا ہے, آپ کیکر کہہ سکتے ہیں ارد گرد, اور تھوڑا سا کافی وہاں پہ جو راستہ ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اس وقت میں موجود ہوں کرولی پیران والی میں مہمان خانے میں. مہمان خانے کی کیا تاریخ ہے, یہ کس لیے بنایا گیا ہے, آئیے مقامی لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شریف شاہ جی. شاہ جی, اس مہمان خانے کے بارے میں بتائیے گا. آپ یہاں کے مقامی ہیں, یہیں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے. جی جی, یہ مہمان خانہ پہلے پیر صاحب, بڑے پیر صاحب کی اعجاز حسین شاہ صاحب, ان کی تعمیر میں تھا. پھر پیر وقار صاحب نے اس کو اوورال کیا اور بہت خرچہ کیا. سمجھا یہ پوری بلادری کے لیے بیٹھک بنائی گئی ہے. یعنی کہ ہر عام اور خاص یہاں پر آ کر بیٹھ سکتا ہے. خوشی غمی کی کوئی تقریب ہو تو وہ بھی یہیں پہ ہوتی ہے. جی, آپ کا نام؟ مرید حسین شاہ جی. شاہ جی, آپ بتائیے گا اس مہمان خانے کے بارے میں مزید. یہ جو ہماری قوم ہے نا جی, ہم اس کو پیر جسبال بولتے ہیں. اس قوم کے ہر آدمی نے یہ مل کر بنایا تھا. جو آدمی مزدوری کر سکتا ہے, جو پیسے دے سکتا ہے, کسی زمانے میں شروع سے ابتدا اس کی تھی, تو سب نے مل کر بنایا تھا. ایسے وقت گزرتے گزرتے پھر یہ پیر اعجاز حسین شاہ کا کام اچھا تھا, انہوں نے اس کو سنبھال لیا. اس کے بعد ان کے بیٹے آئے ہیں, انہوں نے اور مزید اس کو اور مینٹیننس کی, بنوایا خوبصورت ہر آدمی کے لیے. یہ بہت خوبصورت ہمارے لیے اس گاؤں میں یہ بیٹھک بنی ہے. ناظرین, یہ بہت خوشائن بات ہے. اس گاؤں کے ساتھ مزید دیہات بھی لگتے ہیں, اور کسی دیہات میں ایسا نہیں ہے کہ جو مہمان خانہ ہے وہ گاؤں کے عین وسط میں بنا دیا جائے. یہاں پہ آپ گاڑیاں بھی کھڑی کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ وزٹ کریں. یہاں پر آبی چشمے ہیں, قدرتی چشمے ہیں. میری بیک سائڈ پہ میں آپ کو ابھی ایک برگد کا درخت بھی دکھاتا ہوں. اس کی تاریخ تقریباً 1000 سال پرانی ہے. اس برگد کے 1000 سال سے بھی پرانا ہے, اور شاہ جی بتا رہے ہیں کہ یہ 1000 سال سے بھی پرانا ہے. اس درخت نے کئی نسلیں دیکھی ہیں, بچپن سے لڑکپن تک, لڑکپن سے جوانی تک, جوانی سے بڑھاپے کا سفر, اور یہیں سے پھر انہی اشخاص کی جنازے بھی گزرے ہیں. بہت پرانی تاریخ ہے اس برگد کے درخت کی. شاہ جی, آپ نے بھی اس بچپن سے اس درخت کو دیکھا ہے, کیسی یادیں وابستہ ہیں آپ کی؟ یہ اس کا پہلے, ہمارے سے پہلے اس کا پھل بھی بہت خوبصورت ہوتا تھا. لوگ اس کو اتار کر کھاتے تھے. تو یہ درخت بولتے ہیں ایک بوڑھا باشندہ تھا جس نے لگایا تھا, اور اس کو دودھ ڈالتا تھا. اس کے بعد ابھی ہمارے سے جو پہلے گزرے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کم سے کم 7 صدی سے بھی یہ پہلے کا ہے. تو یہ بہت خوبصورت درخت ہے. یہ گاؤں کے بالکل دامن میں ہے, اور اس کے ساتھ ایک چھپڑ بنا ہوا ہے, تالاب ہے پانی کا بھی. یہ بہت خوبصورت ہے. بجلی چلی جائے اس کے نیچے بیٹھ کر, یہی سمجھ لو یہ اے سی لگا ہوا ہوتا ہے. ناظرین, یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے. یہاں پر جو حضرت خواجہ نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, ان کو یہاں پر
बकौल इनके प्यास लगी, उन्होंने सुनने में आया जो असा मुबारक था या नेज़ा था, उन्होंने पहाड़ी में मारा तो वहाँ से दूध निकल आया। और फिर उन दरवेश लोगों की एक सोच थी कि अगर ये दूध इसी तरह निकलता रहा, आने वाली नस्लें इसके लिए पीछे लड़ेंगी, मरेंगी। तो फिर उन्होंने दूध मुंह में डालकर उसकी कुली कर दी, उर्दू में कुली और पंजाबी में करूली। तो इस तरह इस इलाके का नाम करूली पीरा वाले बन गया। इस इलाके की पहचान तकरीबन 8 से 900 साल की इसकी तारीख़ है। शाह जी, मज़ीद आप इस इलाके के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? ये इधर ही थे तो जिस वक़्त पहले हिंदू मुसलमानों का दौर था ना, तो इन्होंने इधर राजा मल था, इन्होंने उस राजे के घर में शादी की थी। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता इनकी आलो औलाद इसी तरह नस्ल चलती रही। फिर जो इनका भाई है ना, इनकी ये ख्वाहिश थी कि जब मैं वफ़ात पाई तो मेरी कब्र उधर बनानी है, ख्वाजा नूरी के दरबार पैल में। उनकी राजा कट्ठे वाले के घर शादी हुई है, इनके राजे मलोट वाले के घर शादी हुई है। तो जो पैल का नाम है वो इसलिए पैल रखा गया है कि झोंपड़ी ऊपर लगी हुई थी, लोग गुजरते थे तो पूछते थे ये क्या है। उन्होंने बोला ये एक बुजुर्ग बैठा है, जैसे मोर पैल पैता है ना, तो इसी तरह इसी नाम पर वो पैल का नाम भी रखा गया है। अच्छा शाह जी, इस धरती ने, ज़रखेज़ धरती ने बहुत से अजीम सपूतों को जन्म दिया। पीर नईम शाह मरहूम जो हयात हैं, पीर हमीदुल्लाह हाशमी, पीर वकार शाह, कर्नल अमीर अली शाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस धरती का नाम बहुत रोशन किया। तो मज़ीद जो नाम मैं नहीं ले सका, कोई आपके जहन में है जिन्होंने इस धरती का नाम बड़ा रोशन किया? हाँ जी, पीर अपने थे ना जी, पीर मुनव्वर शाह जो इनके दादा थे, उन्होंने इसी तरह मुसाफिर खाना टोबे में बनाया हुआ था, पिंड दादन खान में, तो इधर लीला ढुड्डी बोलते हैं, उधर बनाया हुआ था, जेलों में भी था। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि टोभा एक एक नया इलाका है, इलाका से मुराद के कस्बा है। एक ज़िला है, ज़िला टोबा टेक्सिंग, तो ये वो टोबा टेक्सिंग नहीं है, ये टोभा, इसको भे की बानी जो होता है वो हला है। तो उन्होंने इसी तरह मुसाफिर खाने बनाए हुए थे, तो उस वक़्त उनका बहुत मेल मिलाप भी था। उस वजह से ये बहुत मशहूर मारूफ आदमी थे, यतीमों की परवरिश करते थे, गरीब परस्त थे, और इनकी बहुत इधर इस इलाके में बात नाम था एक। हाँ नाज़रीन, ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, अंधेरे से उजाले तक का सफ़र, करूली पावर सप्लाई प्रोजेक्ट 2000, इसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सफदर रिटायर्ड हलाल इम्तियाज़ मिलिट्री स्टार बसालत ने किया। और ये थे मोहतरम मोहम्मद नईम शाह, अल्लाह ताला ने गरीक की रहमत करे, इनकी वसातत से इस गाँव में बिजली आई। और ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, 1000 साल पुराना बरगद का ये दरख्त है। यहाँ पर पीर वकार शाह साहब ने इसके इर्द गिर्द बैठने की जगह बना दी है कि शाम के वक्त जब भी आप कोई भी यहाँ पे आता है, जब भी उसको वक्त मिलता है, तो यहाँ पे आके वो बैठते हैं, अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सा ये तालाब है, आप इसको झील नुमा तालाब कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। आप देखें बरगद के दरख्त की जो शाखें वो भी इससे लम्स करती हैं। नाज़रीन, आप बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे खूबसूरत क्रिकेट का ग्राउंड है, पहाड़ी इलाका है। ये ग्राउंड भी मरहूम मन्नत है, वकार शाह साहब ने इसको नौजवान नस्ल के लिए क्रिकेट का ग्राउंड उनको बना कर दिया। साथ एक खूबसूरत तालाब है और सामने आप देख सकते हैं मैदानी इलाके शुरू हो जाते हैं। मोटरवे का यहाँ से गुजर है। साथ भाई, ये एक जन्नत का टुकड़ा है अपने पास, इसकी हिफाजत इस तरह माशाल्लाह कर रहे हैं, मैं आपको करता हूँ। मज़ीद आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स में से क्रिकेट का ग्राउंड हो गया, आपका हाई स्कूल, ये सामने मैं कैमरा मैन को भी कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है बॉयज़ का। और किसी दौर में यहाँ का जो रिज़ल्ट था साइंस में वो 100% था। उसके बाद क्या हुआ वो सुनते हैं साकिब भाई की ज़बान में। इस स्कूल को जितना क्रेडिट नसीब है, ये सिर्फ मास्टर फतेह शेख साहब हो जाते हैं। उनका इतना एफर्ट है हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने में कि उनके पास जिन बच्चों ने पढ़ा है वो यहाँ पे नहीं है। इवन मैंने वहाँ से उनसे पढ़ा, मैं भी पाकिस्तान से बाहर चला गया, अच्छी पोस्ट पर है, और ही वॉज अ ग्रेट मैन। मैं उनके बारे में डिफाइन नहीं कर सकता कि वो कैसे आदमी थे। उसके बाद कैसे हुआ कि
एक तो हम लोगों ने खुद इस चीज़ को भूल, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि हमने स्कूल के बच्चे को भेज दिया तो बस उस्ताद जाने तो सब कुछ जाने। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको फॉलोअप करना पड़ता है टीचर्स के साथ, अपने बच्चों पर नज़र रखनी पड़ती है और अपने घर का एनवायरनमेंट भी ठीक रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बच्चे ऐसे अच्छे से में पढ़े हों और फिर आपकी लैंग्वेज और बिहेवियर जो है वो बिल्कुल रूरल एरिया का हो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये स्कूल ऑलरेडी हाई है, ठीक है, लेकिन जो लड़कियों का हाई स्कूल है वो हमें बहुत ज़रूरी है। जब तक माँ एजुकेटेड नहीं होगी तो नस्ल का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब मजदूर पेशेवर लोग हैं। वो सुबह काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, उनको नहीं मालूम, उनको कुछ मालूम नहीं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। सब तो मेन इंटरेक्शन होती है माँ और बच्चे की आपस में। जब तक माँ का फोकस बच्चों पे नहीं होगा वो पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इतने स्केल पे हमारी लैंग्वेज नहीं है ना नॉलेज है कि हम लोग ऑफिस गोइंग हों। ये सब लोग फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, कोई पीरियड को में काम करता है, कोई टाइम पास हो जाते हैं, उनका टाइम पास हो रहा है। माँ की गोद पहली दरसगाह है। साकिब भाई मेरे साथ खड़े हैं, हाई क्वालिफाइड हैं, फॉरनर भी उन्होंने काम किया है, वापस अपने धरती पे आए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। और अभी भी जब मैंने कॉल की, ये कब्रिस्तान में काम कर रहे थे, इनके कपड़े जो है ये आपको बता सकते हैं, सारे इनके कपड़े, और बारिश तेज़ है, मरी वाला ये मौसम बना हुआ है, इतनी ज़्यादा यानी कि आप मैंने कभी ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं की, आप देख सकते हैं मुझे ठंड लग रही है, बहुत प्यारा मौसम है। साकिब भाई आपका बेहद शुक्रिया, एक बार फिर आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपको कॉल किया, आप वापस आए, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम रहमतुल्लाह मग़फ़िरत। आपका नाम? गुल बादशाह सर, सन ऑफ मकसूद हुसैन शाह साहब। पीर जी, इस मस्जिद की थोड़ी सी तारीख़ के बारे में बताइएगा। ये फ़िलहाल जो मौजूदा मस्जिद की आपको नक्शा नज़र आ रहा है, ये दूसरी दफ़ा तमीर हुआ है। पहली जो तारीख नक्शा था वो तो इन्होंने मिसमार करके शहीद फरमा के फिर दूसरी नई तमीर की है, जो कि सरकार के दौर अक़दस हज़रत पीर हुज़ूर हज़रत पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब के दौर अक़दस पे ये मस्जिद तमीर हुई है। अरसा तकरीबन 400-500 साल पहले की बात है। तो उस वक़्त तो ये पत्थर, हमें कर्नाटक का पत्थर हम कहते हैं, उसके बनी हुई थी, और कम से कम इसकी दीवार जो इसकी चौड़ाई है, लेंथ है, कम से कम 1.5-2 मीटर चौड़ाई थी। अभी तो ये उसकी बनी हुई है ईंटों की। मतलब ये कि ये 400-500 साल पुरानी मस्जिद है। 400 पहले, ये इस पूरे सराउंडिंग इस इलाके की ये पहली मस्जिद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल जो सरकार ने बेस रखी है उस वक़्त इधर ये बुद्ध मस्जिद बता दें। जी जी, मैं आपसे ये बताइएगा कि इस इलाके का नाम करूली कैसे पड़ा? जी, सरकार तशरीफ़ लाए, ये पहल पीरा से तशरीफ़ लाए, ये इसी इलाके में ही है, पहाड़ी इलाके में। पहल पीरा में सरकार के आपने जद अमजद हज़रत दादा पीर अली कतार जो कि साहबजादगान हैं, हज़रत दादा जान हज़ूर हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान शरीफ वाले के सरकार के साहबजादगान के साहबजादे हैं। ये इधर तशरीफ़ लाए पहल के इलाके में, तो पहल पीरा खैमा लगाया, तो खैमे को पहल कहते हैं मेरा ख्याल है उर्दू में। तो पहल लगाई तो पहल पीरा उधर का नाम पड़ा हुआ है। तो उधर के फिर आपके साहबजादे हुए जो जिनका नाम है हज़रत पीर हुज़ूर पीर ख्वाजा नूरी हज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह कुदुसरुल अज़ीज़। सरकार के साहबजादे फिर दो आए, पीर इब्न शाह जिनकी औलाद हैं पहल शरीफ वाले, और पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब को आर्डर मिला कि आप मलोट तशरीफ़ ले जाएँ। ये साथ ही मलोट गाँव थे बिल्कुल। नाज़रीन, जो अभी गुलबादशाह साहब बता रहे हैं वो मैं एरिया भी आपको चंद लम्हात के बाद दिखाता हूँ। ये बड़ा तारीख़ी वाक़या है।
नाज़रीन, 800 साल पुरानी मस्जिद का तारीखी जो मेन दरवाज़ा है वो ये आपके सामने है। आप देखिए कितनी नफासत के साथ उस वक्त के कारीगरों ने इसको बनाया और आज भी ये वैसे का वैसा ही है। ये साढ़े ग्रां दा हुजरा जनाब बड़ा पुराना तारीख है। जिस तरह ग्रां बाद है उस तो बाद पहला नंबर मस्जिद मुबारक तो बाद हुजरे मुबारक का नंबर है। सकाफती निज़ाम है, हर खास वहाँ वास्ते जगह मौजूद आई। पहले इस रुख्ताई बनी हुई है, हुण बनया जनाब हुजूर पीर वकार शाह साहब ने अपने खर्चे से बनाया, जाती फ़कत अपने खर्चे से। हाँ पूरे इलाके वास्ते जनाब हर खास आम दी कोई गड्डी छड़ी उस वक्त उठन दा दौर आया और दाना का दौर है, लोग लैके आउंदे ते अगे उन्होंने वास्ते भी ये उस वक्त साढ़े नाना होरी बंदोबस्त करते हैं रोटी पानी का और उस तो बाद दाना का जो गाह पत्तर का ये भी निज़ाम रखते हैं। तो हुण जो दूसरा जदीद तौर आ गया, हुण गड्डियां छड़ियां लोगों को होनियां, गड्डी का गैराज भी है तो गड्डियां भी रुक सकदियां हैं। लोग अगर मेहमान होन नहीं तो सारे ग्रां वास्ते इजतमाही है इकट्ठा, किसी कोई पाबंदी नहीं जनाब, हर आदि वास्ते इकट्ठा इजाज़त।